नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों से जुड़े जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उससे संबंधित हम चर्चा करते हैं प्रोफ़ेसर ऋतुषा तिवारी जी के साथ। ऋतुषा तिवारी जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों की जानकार हैं, विशेष रूप से चीन मामलों पे इनकी महारत हासिल है, लेकिन दुनिया के तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों पर इनकी नज़र रहती है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे वेनेजुएला और अमेरिका के बीच जो तनातनी चल रही है और एक समय ऐसा लगा कि अमेरिका सीधा हमला ही कर देगा। कुछ शायद बम्बार्डमेंट की खबरें भी आई थी, नाकेबंदी की खबरें आ रही हैं। किसी भी दिन अमेरिका फुल फ्लेज्ड वॉर की तरफ जा सकता है या नहीं जा सकता है। इन सब पहलुओं पर हम ऋतुषा जी से बातचीत करेंगे। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार ऋतुषा जी। अ, नमस्कार। ये जो जिसे हम वेनेजुएला संकट कह सकते हैं, क्या वो सच में संकट है या छोटी-मोटी झड़प की स्थिति है और अमेरिका बहुत आसानी से वेनेजुएला से वो कुछ करवा लेगा, जो वो करवाना चाह रहा है? इस पूरे घटनाक्रम को हम कैसे समझें? देखिए इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए पहले तो ये जो संकट है केवल एक द्विपक्षीय संकट नहीं है अमेरिका और वेनेजुएला के बीच में। ये भी जानना ज़रूरी है कि वेनेजुएला की आपस अपनी खुद की एक पृष्ठभूमि क्या है, उसकी जो संकट है वो कहाँ से शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि उसके मूल में ये प्रश्न है कि संसाधन समृद्ध देश जो वेनेजुएला है, उसमें भी उस देश में भी राज्य नामक संस्था कैसे विफल हो जाती है। तो उसका एक बहुत बड़ा ये एग्ज़ाम्पल है और थोड़ा-सा हिस्ट्री को ट्रेस करना यहाँ ज़रूरी है। ह्यूगो चावेज़ से भी अगर हम लोग शुरू करें और उनका जो एक एक्सपेरिमेंट रहा बोलिवेरियन क्रांति जिसको कहा गया उनके सत्ता में आने के बाद उस क्रांति की शुरुआत हुई और इस क्रांति का वैचारिक आधार था कि समाजवादी पुनर्वितरण किया जाए, रीडिस्ट्रीब्यूशन किया जाए और अमेरिका के वर्चस्व से मुक्ति पाई जाए। मतलब अमेरिका से हम जोड़ कर अगर इसको देखना चाहें तो। तो 2000 से 2012 तक लगभग वैश्विक बाज़ार में तेल की जो कीमतें रहीं, वो ऐतिहासिक तौर पे ऊँची रहीं। और वेनेजुएला ने इस दौर में बेसिकली शिक्षा और स्वास्थ्य पे भारी भारी खर्च किया, वो जो तेल की कीमतें आती रहीं उससे। बल्कि इसके तहत अगर देखा जाए तो तेल राजस्व का उपयोग बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण योजनाओं वगैरह में किया गया। मानना होगा कि गरीबी में वास्तविक कमी आई थी और सामाजिक जो असमानताएँ हैं कुछ हद तक संबोधित हुई थी। लेकिन समस्या यह भी थी कि ये विकास जो था वेनेजुएला का उस समय वो तेल आधारित था और संस्थागत नहीं था। अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों ने वेनेजुएला की वित्तीय और तेल निर्यात क्षमता को उस समय भी सीमित किया और जिससे अगर आज हम आकलन देखें तो फिर मानवीय संकट जो जिस तरीके का उत्पन्न हुआ है, आर्थिक संकट जिस तरीके का उत्पन्न हुआ है, वो और गहरा हो गया है। तो इस पूरे दौर में 3 बड़ी चूकें हुई थीं। एक जिस पे थोड़ा-सा बात किया कि आर्थिक विविधीकरण नहीं हुआ था, उच्च तेल कीमतें 2012 से 2002 से दो 2000 से लेके 2012 तक ये जो मॉडल था ये अस्थायी रूप से बढ़ रहा था और इस दौरान जो आर्थिक विविधीकरण होना चाहिए था, संस्थागत सुधार होने चाहिए थे, ये सब नहीं हुए, उसकी उपेक्षा हुई। दूसरा राज्य की जो संस्थाएँ थीं, उनकी जो राजनीतिक मतलब उनकी जो वफ़ादारी थी वो राजनीतिक हो गई। राजनीतिक आधार हो गया उन उन राज्य की संस्थाओं का। तेल कंपनियों में ही देखें तो जो पीडीवीएसए वगैरह जिस तरीके की पेशेवर संस्थाएँ थीं, वो राजनैतिक औज़ार के रूप में काम करने लगीं। 2013 के बाद निकोलस मादुरो की नेतृत्व में तेल की कीमतों में गिरावट आई, लेकिन पीडीवीएसए का जो कुप्रबंधन था, जिसने पिछले पूरे दौर में एक ज़ोर पकड़ लिया था, साथ ही में मुद्रा नियंत्रण और साथ में मतलब राजनीतिक दमन जैसी जो चीज़ें थी वो मादुरो के नेतृत्व में भी वो बढ़ती गईं और इससे संकट गहरा होता गया और इसके कारण हाइपर इन्फ्लेशन, खाद्य दवा संकट बड़े पैमाने पे पलायन इस तरीके की चीज़ें होती रहीं, तो ये कमियाँ बढ़ती ही चली गईं। तो 13 के बाद से पतन की शुरुआत माना गया है, 14 विदेशी मुद्रा संकट गहराता है 2014 के टाइम से, उत्पादन, आय दोनों ही नीचे चले गए। तो अब अगर 23 तक का अगर हम टाइम देखें तो उसमें जीवन स्तर जो है, लाइफ़स्टाइल है लिविंग स्टैंडर्ड है, उसमें 74% गिरावट एक तरीके से देखी गई है और ये गिरावट युद्धग्रस्त देशों को छोड़कर आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट मानी गई है। तो अगर आंकड़े बहुत सारे हैं, लोग देख सकते हैं 2021 तक लगभग 95% जो आबादी है वो गरीबी के आस-पास आ गई है। 24 में भी 73 से
73% तक के लोग जो है वो गरीब हैं और अर्थव्यवस्था में अभी भी 90% से ज़्यादा तेल निर्यात पर निर्भरता है। तो तेल उत्पादन 2000 के दशक की तुलना में 1/3 से भी कम हो रहा है, लेकिन निर्भरता उस पर बढ़ती चली जा रही है। अति मुद्रास्फीति है दुनिया में सबसे अधिक 25 में तो अभी 3 अंकों में आ गई है 2025 में ये मुद्रास्फीति की आशंका है। तो मानवीय स्तर पर ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है। अब इसको एक आकलन ये लगाया जा रहा है कि मतलब अमेरिका की तरफ से इसको पढ़ा जा रहा है इस तरीके से कि ये तो समाजवाद की विफलता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। वास्तव में मेरा मानना है कि ये तेल निर्भरता और संस्थागत क्षरण या जिसको कहते हैं डीके, इंस्टीट्यूशनल डीके, पोलराइज़ेशन, पॉलिटिकल पोलराइज़ेशन, राजनीतिक ध्रुवीकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सभी का एक मिला-जुला संयुक्त परिणाम है। तो अब जो आपका प्रश्न था कि अमेरिका क्या हो रहा है इन लोगों के बीच में, डोनाल्ड ट्रम्प की जो रणनीति है वो बेसिकली उसकी कुछ लक्ष्य तो हैं लेकिन कुछ सीमाएँ भी हैं। मतलब डोनाल्ड ट्रम्प वेनेजुला संकट को लेकर इतना आक्रामक क्यों है फॉर इंस्टेंस? तो उनका जो पहला लक्ष्य यहाँ पे साधता है वो है कि अमेरिका का क्षेत्रीय प्रभुत्व वो इस पर एक तरीके से और इस समय उसको क्षेत्रीय प्रभुत्व को और बढ़ाया जा सकता है। ट्रम्प प्रशासन ने बल्कि खुले तौर पर एक तरीके से मोनरो डॉक्ट्रिन को पुनर्जीवित किया हुआ है और संदेश साफ है उन लोगों का कि लैटिन अमेरिका अमेरिका का प्रभाव क्षेत्र है और यहाँ पे वामपंथी समाजवादी अमेरिका विरोधी शासन या उस तरीके की सत्ता या उस तरीके की पॉलिसी पर्सपेक्टिव स्वीकार्य नहीं है। दूसरा लक्ष्य जो है वो बेसिकली चीन और रूस के इन्फ्लुएंस को रोकना है। तो वेनेजुला में देखें तो चीन से एक भारी कर्जा वेनेजुला उठा चुका है। रूस से सैन्य और ऊर्जा सहयोग कर रहा है। तो ट्रम्प के लिए ये केवल मादुरो या उनकी सत्ता नहीं बल्कि चीन रूस बनाम अमेरिका की लड़ाई रही है। और तीसरा ऑफ कोर्स घरेलू राजनीति खुद की, अमेरिका की जो घरेलू राजनीति है वहाँ पर ये जो सोशलिज्म इज़ इविल, ये वाला जो एक पूरा परचम लेकर चलना होता है और क्यूबा, वेनेजुला, निकारागुआ ये सब एक तरीके के त्रिमूर्तियाँ मानी जाती हैं कि मतलब ये समाजवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और समाजवाद सोशलिज्म इविल है। और साथ ही में इंटरनल पॉलिटिक्स में ये भी है कि मतलब फ्लोरिडा वगैरह जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में लैटिन अमेरिकन वोटर्स को किस तरीके से देखा जाए। तो ये सब कुछ एक तरीके से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का ट्रम्प की रणनीति का हिस्सा रहा है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या ट्रम्प इस चीज़ में सफल हुए हैं? जिस तरीके से आक्रामक हैं वो, उनकी क्या आक्रामक रणनीति कारगर है? मुझे लगता है कि आंशिक रूप से है, निर्णायक रूप से नहीं है। अमेरिका ने आर्थिक दबाव बढ़ाया हुआ है विपक्ष को एक तरीके से मतलब ये जो पूरा एक विपक्ष बन के खड़ा हुआ है इसके खिलाफ, उसको एक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिलती है अमेरिका के उसके साथ खड़े होने में। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले पूरे दशक में मतलब मदुरो सत्ता में बने रहे, सेना का समर्थन नहीं टूटा और चीन और रूस से भी जो उनका आपस में एक सहयोग है वो कम नहीं हुआ। तो ट्रम्प की रणनीति को बेसिकली रेजीम चेंज की जो सफलता है वो हासिल नहीं हो पाई है। एक जो डोनाल्ड ट्रम्प की पूरी राजनीति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसमें वो बार-बार टैरिफ पे जोर देते हैं, आर्थिक पहलू पर जोर देते हैं। वेनेजुएला से उनका कौन-सा आर्थिक हित सधने वाला है, जो उसकी पूरी नाकेबंदी करके या वापस हम कहें कि उससे युद्ध करके सध सकता है? या फिर वो सीधे तौर पर ये चाहते हैं कि एक जैसा आपने कहा कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में अपना प्रभाव जमाना है और अमेरिका के प्रभाव को क्षेत्रीय स्तर पर जमाना है, उसके कारण से कर रहे हैं। कौन-सा कारण ज़्यादा प्रमुख लगता है आपको? मुझे लगता है कि तीनों मिला-जुला है। अगर ये कहें कि मतलब इनमें से कौन-सा कारण ज़्यादा प्रमुख है क्या बेसिकली हित साधना है, तो उसमें तीनों ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन फिर भी जो ऊर्जा है, एनर्जी का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा है। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार में से एक वेनेजुला के पास है, बल्कि सऊदी अरेबिया से भी अधिक ज़्यादा माना जाता है। तो अमेरिका के लिए इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य की जो ऊर्जा सुरक्षा है या उसकी जो वैश्विक तेल आपूर्ति पर नियंत्रण है, रणनीतिक प्रभाव है, साथ ही तेल कीमतों को नियंत्रित करने की क्षमता है, ये सारी सीधा ये लक्ष्य है। इस चीज़ के लिए अमेरिका आज एक
खुद बड़ा तेल उत्पादक है, लेकिन भविष्य की आपूर्ति, भू-राजनीतिक जो लिवरेज होता है वैश्विक तेल आपूर्ति पर, तेल कीमतों के नियंत्रण पर, ऊर्जा सुरक्षा पर, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता है। तो अमेरिकी तेल कंपनियों के व्यावसायिक हित सीधा जुड़े हुए हैं। चावेज़ का दौर रहा हो या मादुरो का दौर रहा हो, तेल जो क्षेत्र है, उसका राष्ट्रीयकरण हुआ इस वेनेजुला के कॉन्टेक्स्ट में, और अमेरिकी कंपनियों को बाहर किया गया। तो यदि वेनेजुला में अमेरिका के अनुकूल सरकार आती है, तो अमेरिकी कंपनियों की वापसी होगी, उत्पादन में साझेदारी होगी, और एक लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक निवेश अनुबंध हो सकता है, संभव हो सकते हैं। तो ये जो है, ये प्रत्यक्ष एक तरीके से आर्थिक प्रोत्साहन है, अमेरिका लगातार वेनेजुला में इंटरवीन करता रहे उसके लिए। इसी के साथ जो प्रतिबंध हैं अमेरिका ने जो लगाए हैं, तो वो तेल बाज़ार पर एक तरीके से दबाव डालते हैं, और टैंकरों, भुगतान प्रणाली या फिर बीमा, ये जब जो जितने तेल निर्यात से संबंधित चीज़ें हैं, इन पर प्रतिबंध और रोकें लगाई हुई हैं। तो प्राइस सेटिंग कर पाना, अमेरिका प्राइस सेटिंग की जो उसकी क्षमता है, वो उससे मजबूत होती है। बाकी तो आपने जो कहा है, वो सारी बातें हैं ही, मतलब अन्य जो उसकी डोमेस्टिक चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है सबसे मुख्य मुद्दा यही है। आपने एक चीज़ और कही थी कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रसिया है या चाइना है, उसके संदर्भ में भी हमें वेनेजुएला के बारे में ट्रंप की रणनीति को समझना चाहिए। तो हुँ। क्या इन दोनों देशों की तरफ से भी जो कुछ ट्रंप कर रहे हैं, उसको लेकर कुछ प्रतिक्रिया आई है कि ये ट्रंप सही नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उनकी नीतियों का हम विरोध करते हैं, इस तरह की कुछ प्रतिक्रिया चीन या रूसिया की तरफ से आई है? जी, देखिए प्रतिक्रिया तो मतलब एक तरीके से अगर आप देखें कि चीन के साथ क्या हो रहा है, चीन और वेनेजुला के बीच में, तो चीन से तेल के बदले में लगातार ऋण ऋण मिल रहा है वेनेजुला को, और रूस भी लगातार ऊर्जा या फिर सैन्य अनुबंध कर रहा है। तो मतलब वो खुद करके क्या कर रहे हैं, ये अगर देखा जाए तो लगातार प्रतिक्रिया बनी हुई है। लेकिन एक होता है कि आप जो शायद कह रहे हैं कि मतलब डिप्लोमैटिक कितना उन्होंने प्रतिक्रिया किया हुआ है। इन्होंने खुलकर और परोक्ष रूप से दोनों ही तरीकों से वेनेजुला का समर्थन किया है। हालाँकि दोनों ने एक तरीके से नहीं किया है, मतलब दोनों का एक जैसा उद्देश्य या एक तरीके का वो नहीं है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री रिस्पॉन्स कहा जाएगा। चीन ने बार-बार कहा है कि वेनेजुला का संकट उसका आंतरिक मामला है, और किसी भी देश को जबरन शासन परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ऐसे दौर में जब कोई अन्य देश इस तरीके से आंतरिक संकट से गुजर रहा हो। और ये चीन की एक स्थायी विदेश नीति लाइन है। अ, इसी तरीके से वो अन्य देशों के बारे में भी बात करते हैं, और खुद भी भविष्य में अगर ऐसी कभी हस्तक्षेप की मामला उसके यहाँ उठा, तो उसका विरोध करना चाहते हैं। ताइवान हो या शिनचियांग हो या तिब्बत हो जैसे मुद्दे, मतलब उन पर हस्तक्षेप बाहरी देश ना करें, उस चीज़ के लिए उनका ये एक स्थायी विदेश नीति का लाइन रहता है कि आंतरिक मामले पर हस्तक्षेप नहीं करना है। और जैसा कि मैंने कहा कि मतलब ये तो प्रत्यक्ष बात है। परोक्ष में ऑब्वियसली वेनेजुला को तेल के बदले ऋण, ऑयल फॉर लोन्स दिया जा रहा है। अरबों डॉलर की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चरल परियोजनाएँ उन दोनों के बीच में साइन हुई हैं, और दीर्घकालिक सस्ता तेल आपूर्ति अनुबंध भी उन दोनों के बीच में है। अगर वेनेजुला में सरकार गिरती है, तो चीन के ऋण में फँस सकती है, अनुबंध रद्द हो सकते हैं। इसलिए चीन को भी स्टेटस को बनाए रखने में रुचि है। और चीन के लिए वेनेजुला बेसिकली अमेरिका के बैकयार्ड में मौजूद एक रणनीतिक चेक पॉइंट है, और इसलिए एक संदेश भी देना चाहेंगे कि अमेरिका का जो प्रभाव क्षेत्र है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, चीन का वहाँ पर भी हस्तक्षेप है। और चीन अब केवल एक एशिया तक सीमित शक्ति नहीं है, उसके पास इस तरीके के इंटरवेंशन की पावर है। यहीं इसके साथ अगर आप रूस की प्रतिक्रिया को कंपेयर करना चाहते हैं, तो जो उनका प्रतिक्रिया है भू-राजनीतिक या सैन्य रणनीति के तहत, अमेरिका को प्रत्यक्ष चुनौती देने का है, क्योंकि रूस ने वेनेजुला को हथियार, सैन्य सलाह, नौसैनिक और हवाई अभ्यास इस तरीके के माध्यमों से समर्थन ऑलरेडी दिया हुआ है। और ये रूस की एक व्यापक व्यापक जो रणनीति है उसका हिस्सा है। उनका अगर स्टेटमेंट आप देखें, तो अगर नेटो हमारे दरवाज़े तक आएगा तो हम भी अमेरिका के दरवाज़े तक जाएँगे। ये जो पूरा एक पर्सपेक्टिव है, ये यहाँ पे साफ तौर पे वेनेजुला के केस में दिखाई देता है। और चीन की ही तरीके से ऊर्जा अनुबंध भी हैं, सैन्य अनुबंध के अलावा। रूसी तेल कंपनी जो रोज़नेफ्ट है, उसकी भागीदारी है, और हथियार सौदे और तकनीकी सहयोग, ये सब चीज़ें हैं ही। तो अगर वेनेजुला में शासन गिरता है, तो रूस की जो आर्थिक सैन्य पहुँच है वेनेजुला में, वो
कुछ हद तक खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए उसके भी हित में नहीं है कि सरकार गिरे और वैश्विक जो शक्ति संतुलन की बात है, तो वेनेजुला अमेरिका को ओवरस्ट्रेच करने का साधन माना जाता है रूस के स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में। यूक्रेन, सीरिया ऐसे सभी मुद्दों से, मोर्चों से उसका ध्यान हटाकर अपने ही बैकयार्ड में उलझाने की एक मतलब प्रॉपर आपके पास पॉसिबिलिटी बनती है। तो जो साझा रणनीति अगर आप देखें चीन और रूस की इस मामले में तो प्रत्यक्ष युद्ध पर फोकस नहीं है, लेकिन दबाव बनाए रखने पर है। मैं एक लेख पढ़ रहा था अभी जिसमें ये बताया गया था कि बड़ी संख्या में लोग माइग्रेट कर रहे हैं वेनेजुएला से। हुँ, पिछले सालों में इनकी संख्या काफ़ी रही है। हुँ, और ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप जब चुनाव लड़ रहे थे इस बार राष्ट्रपति का, तो उन्होंने लैटिन अमेरिका से आने वाले लोगों की काफ़ी आलोचना की थी। हुँ, और एक मुद्दा शायद रिपब्लिकन पार्टी ने ये भी उठाया था कि लोग बिल्लियाँ खाते हैं, बहुत छोटे से स्तर पर, यानी कि जो हुँ, अमेरिका के हाउसहोल्ड में बिल्लियों का खास महत्व है, ऐसा एक लेख में मैंने पढ़ा था। खैर वो एक अलग मुद्दा है। मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये एक कारक भी इस चीज़ को के लिए डोनाल्ड ट्रंप को प्रेरित कर रहा है कि लोग माइग्रेट करके अमेरिका में ना आएँ, तो वहाँ की सत्ता ही बदल दो, ताकि जो मनमाफिक शासक है वो रहे और चीज़ें इस तरीके से हैं कि अमेरिका पर बोझ कम पड़े। क्या ये भी एक कारण है? जी, अब वो तो मतलब एक कारण रहता ही है, अगर कहीं पे आर्थिक संकट बन रहा है, मानवीय संकट बन रहा है, तो वहाँ से फिर बड़े पैमाने पे जो पलायन है वो होता है और मानवीय विस्थापन बढ़ता चला जाता है। तो वेनेजुला का पलायन भी आज की तारीख में दुनिया के सबसे बड़े मानवीय विस्थापन संकटों के रूप में अब देखा जा रहा है। एक जो पैमाना है जो इसकी बात आप कह रहे थे लगभग 75 लाख से अधिक वेनेजुला वासी देश छोड़ चुके हैं ऐसा माना जा रहा है और ये सीरिया के बाद सबसे बड़े विस्थापन के बारे में इस पर है और ये यूएनएचसीआर का 24 का डेटा है। तो गरीबी, बेरोज़गारी मज़दूरी का जो मूल्य खत्म हो जाता है अति मुद्रास्फीति में या फिर खाद्य, दवा की कमी, इन सभी तरीके की चीज़ें और साथ में जो स्वास्थ्य, बिजली, सब चीज़ का जो बेसिक ढाँचा है उसका एकदम ढह जाना। ये पलायन जो है वो जीवन, जीविका सबको मिक्स करने का एक मतलब मिक्स करके देखने का एक सवाल बन जाता है यहाँ पर और कहाँ जा रहे हैं मतलब यूएस में कितने जा रहे हैं ये डेटा अगर आप देखें तो कोलंबिया में तो बहुत ज़्यादा गए हैं ऑलरेडी पड़ोसी देशों में पेरू है, कोलंबिया है इक्वाडोर है और मुझे लगता है कि ब्राज़ील भी है और यूएस तो ऑफ़ कोर्स है ही। तो ज मतलब ट्रम्प इसके खिलाफ उन्होंने जो कहा है कि माइग्रेशन या शरणार्थी प्रवाह है, उसके सख्त खिलाफ वो रहे हैं और उनके पीछे उनका जो तर्क है, वो मतलब तर्क राजनीतिक तो है ही और उसमें मतलब ट्रम्प का आर्थिक तर्क यही है कि बड़े पैमाने पर इस तरीके के अवैध प्रवासन से अमेरिका को सीमा सुरक्षा या फिर डिटेंशन या माइग्रेशन प्रोसेसिंग पर अरबों डॉलर खर्च करने पड़ते हैं और स्वास्थ्य, शिक्षा, हाउसिंग जैसी सभी वेलफेयर सेवाओं पर अतिरिक्त दबाव और अतिरिक्त खर्चा बढ़ता है। अ, शहरों को देखें या राज्यों को देखें तो टेक्सास है, फ्लोरिडा है, न्यूयॉर्क है, इन पर बजटीय दबाव की बात कई बार आती है। अ, प्रवासी लो वेज जॉब चूँकि एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो जो अमरीकी कामगार हैं, उनका वेतन कम होता चला जाता है और अमेरिका फर्स्ट का जो पूरा ट्रम्प का एक राजनीतिक यू नो में वैंटेज पॉइंट रहा उससे इस मतलब अमेरिका फर्स्ट के खिलाफ ही है ये। इस इन दावों पर हालाँकि जो इंटरनली अर्थशास्त्री हैं, वो काफ़ी हद तक बँटे हुए हैं कि मतलब किस तरीके से ये नैरेटिव सही है या नहीं है। लेकिन कानून व्यवस्था और सुरक्षा नैरेटिव को लेकर ट्रम्प और उनके सहयोगियों ने माइग्रेशन को एक तरीके से अपराध करार किया हुआ है। ड्रग ट्रैफिकिंग का मेन सोर्स बताया हुआ है। गैंग्स के बढ़ने की अमेरिका में जो अपराधी गैंग्स हैं, उनके बढ़ने का रीज़न बताया हुआ है और उससे जोड़कर खासकर उनकी चुनावी रैलियों में इसकी जो एक सिक्योरिटी के नैरेटिव के अराउंड फ्रेमिंग है, वो एक अहम हिस्सा रही है उनकी राजनीति का। तो इसलिए ट्रम्प का विरोध बहुत तीखे स्वर में है वेनेजुला केस के अगेंस्ट। माइग्रेंट्स का आना ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी की विफलता के रूप में देखा जा सकता है। इसलिए उन्होंने अस्थायी सुरक्षा सीमित की और शरण प्रक्रिया को भी सख्त बना दिया है, बॉर्डर पर सैन्य एजेंसीज़ तैनाती उनकी बढ़ाई है। तो मुझे लगता है कि माइग्रेशन ट्रम्प के पॉलिसी इश्यूज़ में सबसे बड़ा एक पॉलिटिकल वेपन था और वोटर्स को जिस तरीके से वो खींच रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की अपनी छवि बना रहे थे, डेमोक्रेट्स को सॉफ्ट ऑन बॉर्डर्स
दिखा रहे थे कि वो लोग तो सॉफ्ट हैं बॉर्डर्स के क्वेश्चन पे, उसके अगेंस्ट जो अपनी एक स्ट्रॉन्ग छवि बना रहे थे, उसको एक तरीके से इससे काफ़ी हद तक उससे सुरक्षा बढ़ती है वेनेजुला वाले पूरे केस से। इस पूरे मामले में हमारे देश यानी भारत का क्या हित है? उसका क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या स्टैंड है? इसके बारे में अगर आप कुछ बताएँ तो? जी, देखिए भारत की जहाँ तक बात है भारत ने जो तत्कालीन सरकार है वेनेजुला की उसको अवैध घोषित नहीं किया है। साथ ही में अगर देखा जाए तो विपक्ष जो है उसको भी कोई औपचारिक मान्यता नहीं दी है। तो स्टेटस को की ओर आपको दृष्टिकोण भारत का दिखाई देता है। अगर साथ ही में हम देखें कि मतलब कोई एक ना समाधान बेसिकली उसकी तरफ हमने बात की है कि ये समाधान है, ये हमारे हिसाब से समाधान होना चाहिए, ना ही कोई एकदम एग्ज़ैक्ट चुप्पी है। तो मतलब जो निष्कर्ष है उसमें हम देख सकते हैं कि कोई भावनात्मक या वैचारिक अभी रुख खुलकर यहाँ पर नहीं आया है। एक यथार्थवादी संतुलित मिला-जुला एक स्वहित आधारित रुख एक तरीके से दिखाई दे रहा है। ना चीन-रूस की तरीके से खुला समर्थन है, ना अमेरिका की तरह आक्रामक रुख है। मूल सिद्धांत यहाँ पे भी जो विदेश नीति का स्थायी मूल सिद्धांत है, वो गैर हस्तक्षेप और संप्रभुता का रहा है। तो किसी भी संप्रभु देश में जबरन शासन परिवर्तन का चूँकि हमेशा भारत ने विरोध किया है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में भी जो तत्कालीन सरकार है, उसको अवैध घोषित नहीं किया है भारत ने। और उन मतलब भारत की तरफ से यही मेन लाइन है कि समाधान वेनेजुला वासियों द्वारा ही शांतिपूर्वक निकलना चाहिए और जो खुद का भारत का अपना अनुभव है, जो औपनिवेशिक इतिहास है, घरेलू विविधता है या बहुत सारे इंटरनल मामले हैं जिन पर एक टेंशन बना रहता है, तो उसमें भी चूँकि आप बाहर की किसी भी देश के द्वारा हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, बाहर की एजेंसीज़ के साथ हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, इसलिए अपने अनुभव को भी आगे रख के भारत इस तरीके की विदेश नीति की स्थायी एक तरीके से लाइन लेता है। ऊर्जा सुरक्षा के बारे में भी अगर देखें कि भारत का क्या हित वहाँ पर हो रहा है, तो भारत का ठोस आर्थिक हित ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ है वहाँ पर। भारत की जो कंपनी है ओएनजीसी विदेश, वो वेनेजुला में तेल परियोजनाओं में निवेश की हुई है। वेनेजुला का भारी कच्चा तेल भारत की रिफाइनरियों के लिए एक उपयुक्त चीज़ मानी जाती है, लेकिन अमरीकी प्रतिबंधों के कारण भारत ने व्यावहारिक रूप से वहाँ से तेल आयात घटाया है। फिर भी दीर्घकालिक अगर ऊर्जा हितों को देखें, तो भारत के लिए ये कंट्री वेनेजुला काफ़ी एक ठोस आर्थिक हित के रूप में सामने नज़र आता है। और तीसरा जो बड़ा चीज़ है कि भारत किस तरीके से संतुलन बना रहा है मतलब चाहे वो रूस चीन की साथ हो या फिर यूएस के साथ हो, तो यहाँ पे भी वो साफ तौर पे ये बैलेंस और ये टेंशन दोनों चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जो अमेरिका के साथ रिश्ते हैं भारत के, वो रणनीतिक साझेदारी का उनका एक अलग तरीके का स्तर है। रक्षा सहयोग है, टेक्नोलॉजी है, व्यापार है। इंडो पैसिफिक को लेकर एक टेंशन है, इसके बावजूद जो अमेरिका की जो पॉलिसी है वेनेजुला की रिजीम चेंज को लेकर उस नीति का कोई खुला समर्थन नहीं किया है। और एक अलायंस ड्रिवन पर्सपेक्टिव जैसी चीज़ भारत की विदेश नीति में दिखाई नहीं देती है। चीन, रशिया की तरीके से खुला समर्थन नहीं है, लेकिन जो कठोर प्रतिबंध अमेरिका की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उसके कारण जो मानवीय संकट उत्पन्न हो रहा है, उस पर एक चिंता ज़रूर जताई है। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर अगर आकलन करेंगे, तो किसी भी एक ध्रुव में पूरी तरीके से भारत शामिल नहीं है। जो नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी रही है, वो साफ तौर पे यहाँ दिखाई देती है बीच का रास्ता और मानवीय दृष्टिकोण जो ह्यूमैनिज़्म है या ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है फॉरेन पॉलिसी का भारत में, वो भी साफ तौर पे यहाँ पे दिखाई देता है। एक आखिरी सवाल, क्या हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका हाँ। वेनेजुएला के मामले में उसी तरीके से किसी युद्ध की तरफ आगे बढ़ रहा है जैसा कि रसिया यूक्रेन के मामले में बढ़ा? हालाँकि दोनों मामले अलग-अलग हैं, पर एक जी। छोटा देश है जिस पर एक बड़ा देश अपनी धौंस जमाने की कोशिश कर रहा है, छोटा देश रेज़िस्ट करता है और फिर एक लंबा युद्ध छिड़ जाता है। क्या इस मामले में भी ऐसा खतरा है? मुझे लगता है कि पूर्ण पैमाना जो एक युद्ध स्केल मतलब फुल स्केल वॉर माना जाता है, उसकी संभावना काफ़ी कम है क्योंकि लेकिन फिर भी सीमित जो सैन्य कार्रवाई है, दबाव है, टकराव है, उसका जोखिम बना हुआ है।
पहला कारण जो मुझे लगता है कि अमेरिका सीधा बड़ा युद्ध क्यों नहीं करना चाहेगा, युद्ध की राजनीतिक और सैन्य लागत बहुत ज़्यादा है। यू अमेरिका पहले ही यूक्रेन, मध्य पूर्व या इंडो पैसिफिक के रणनीतिक इक्वेशंस में उलझा हुआ है। तो अगर वेनेजुला में भी युद्ध करते हैं तो वो बहुत महँगा, घरेलू स्तर पे काफ़ी अलोकप्रिय और अंतर्राष्ट्रीय आलोचना को बढ़ाने वाला एक फैसला होगा। और लैटिन अमेरिका में काफ़ी विरोध है, मतलब ब्राज़ील है या मेक्सिको हैं या कोलंबिया जैसे देश हैं, ये किसी भी तरीके के अमेरिकी हस्तक्षेप, सैन्य हमले इन सब के खिलाफ हैं। तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि पूरा लैटिन अमेरिका उसके विरुद्ध एकजुट हो जाए। और अब जो एक अमेरिकी जनता का भी जो एक पर्सपेक्टिव है कि लंबे युद्ध में या रेजीम चेंज के अभियानों में जिस तरीके से अमेरिकी राजनीति हस्तक्षेप करती रही है, उससे एक थकान अमेरिकी जनता महसूस करती आई है। तो जो इराक, अफ़गानिस्तान सिंड्रोम के रूप में देखा जाता है, उससे अमेरिकी जनता वो मतलब बिल्कुल सरोकार रखना नहीं चाह रही है। तो फिर आप प्रश्न कहेंगे कि फिर तनाव क्यों इतना बढ़ाया जा रहा है अगर युद्ध की ओर नहीं बढ़ना है? मुझे लगता है कि अमेरिका युद्ध के बिना दबाव बनाना चाहता है और इसमें जिस तरीके के औज़ारों का वो यूज़ कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो आर्थिक प्रतिबंध है, तेल टैंकरों की जाँच है, नाकेबंदी है, सैन्य मौजूदगी का प्रदर्शन है और वेनेजुला को कूटनीतिक अलगाव के साथ उसको अलग करना। तो कोएर्सिव डिप्लोमेसी की मुझे रणनीति दिखाई दे रही है और जोखिम है। आप जो कह रहे हैं समुद्र में जहाज़ों की झड़प हो चुकी है, ड्रोन या नौसैनिक चेतावनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं। इसमें एक्सीडेंटल जो एस्केलेशन होता है वो बढ़ने की संभावना है। ख़ासकर कि जब वेनेजुला अपने तेल जहाज़ों को नौसेना के साथ एस्कॉर्ट कर रहा है और अमेरिकी समुद्री सेना नाकेबंदी जैसा दबाव बना रही है। लेकिन संभावित परिदृश्य में मैं पूर्ण युद्ध होते हुए नहीं देखती। सीमित सैन्य झड़प की एक मध्यम पॉसिबिलिटी बनती है। प्रतिबंध और दबाव सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि कंटिन्यूड रहेगा लॉन्ग टर्म में और कूटनीतिक समझौता संभव है लेकिन काफ़ी कठिन है। तो पूर्ण युद्ध की संभावना कम है। जी, तो पूर्ण युद्ध की संभावना कम है, लेकिन तनाव लगातार बना हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप हर एक मामले को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़कर देखते हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। आज की इस बातचीत के लिए ऋतुषा जी आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। हम अगले सप्ताह फिर ऋतुषा जी से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो घटनाक्रम हो रहा है, उसके संदर्भ में किसी विषय पर बातचीत करेंगे। आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। नमस्कार।